तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, जो कि है बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कॉस्ट ऑडिट क्या होती है एंड कॉस्ट ऑडिट क्यों होती है, कॉस्ट ऑडिट का मीनिंग क्या है और ये कॉस्ट ऑडिट करी क्यों जाती है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को ये समझाना स्टार्ट करूं कि आखिर कॉस्ट ऑडिट क्या होता है और कॉस्ट ऑडिट क्यों की जाती है। मैं आप लोगों को एक स्टोरी, एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही ये हमारी ये स्टोरी खत्म होगी, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कॉस्ट ऑडिट आखिर क्यों करी जाती है, मेन इंटेंशन क्या है। इस स्टोरी के अंदर दो कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर का नाम है नोरा फतेही, हम उन्हें नोरा दीदी बोलते हैं, और एक कैरेक्टर है मोहित बंसल। एक बार की बात है प्यारे बच्चों, नोरा दीदी मेरे पास में आई और आकर बोली कि मोहित सर, आखिर ये कॉस्ट ऑडिट क्या होता है। मैंने बोला नोरा दीदी बड़ी लंबी कहानी है, ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। मैंने उनसे बोला देखो, अगर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, कोई भी कंपनी अपना बिजनेस शुरू करती है तो क्यों करती है। कोई भी कंपनी अगर बिजनेस करती है तो क्यों करती है। इसलिए करती है क्योंकि उसका मेन इंटेंशन होता है प्रॉफिट कमाना। हाँ, इसके एक्सेप्शन होते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दैट। मैं मोस्टली बात कर रहा हूं कि ज्यादातर कंपनीज क्यों इनकॉर्पोरेट होती हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए इनकॉर्पोरेट होती है। अब वो कंपनीज पूरी साल मेहनत करती हैं, अब वो कंपनीज पूरी साल बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं, एफिशिएंसी के साथ में, और एंड में रिजल्ट ये निकलता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे खासे हैं, हाई प्रॉफिट्स कंपनी ने गेन करे हैं। खुश होती है कंपनी, बोले यार मैंने पूरी साल मेहनत करी, पूरी साल काम किया और देखो कितने अच्छे खासे प्रॉफिट हमारे जनरेट हुए। लेकिन अब दिक्कत वाली बात आ गई। अब दिक्कत वाली बात आखिर क्या आ गई, दिक्कत वाली बात ये आ गई क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो अब कंपनी के ऊपर टैक्स लगेगा, तो काफी ज्यादा टैक्स लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा लगेगा। कंपनी सोचती है कि यार क्या ऐसा कोई सिचुएशन हो सकती है, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि मेरा प्रॉफिट कम ना हो, मेरा प्रॉफिट जितना है उतना ही रहे लेकिन मेरे ऊपर टैक्स कम लगे। कंपनी बोल रही है कि प्रॉफिट जितना है उतना ही रहने दो प्रॉफिट, लेकिन मेरा टैक्स कम हो जाए, मेरे ऊपर टैक्स कम चार्ज हो, क्या ऐसा हो सकता है। कंपनी को याद आया, बोला मेरे ऊपर टैक्स लगता कैसे है। बोला ऐसे लगता है कि जो कंपनी का प्रॉफिट है, मतलब जो सेल है, प्रॉफिट है, उसमें से पहले कॉस्ट और एक्सपेंस माइनस करा जाता है, तब जाकर जो फाइनल प्रॉफिट आता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। कंपनी बोली कि यार देखो मेरी जो कॉस्ट है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक साल के अंदर मेरी कॉस्ट अभी 50 करोड़ आ रही है। अगर मैं अपनी कॉस्ट को अपने अकाउंट्स के अंदर मिस रिप्रेजेंट कर दूं, अगर मैं मिस रिप्रेजेंटेशन कर दूं अपने अकाउंट्स के अंदर और शो कर दूं ऐसा कि यार मेरी कॉस्ट 50 करोड़ नहीं है बल्कि कंपनी की कॉस्ट जो है वो 100 करोड़ है, तो उससे फायदा ये हो जाएगा कि अब कॉस्ट बढ़ गई तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो कम आएगा, तो मेरे ऊपर टैक्स जो लगेगा वो कम टैक्स लगेगा। तो बच्चों बहुत बार क्या होता है कि क्योंकि कंपनी ने पूरी साल अच्छी खासी मेहनत करी, कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हुआ, लेकिन कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा है, अपना टैक्स बचाने के लिए कंपनी जबरदस्ती अपने अकाउंट्स के अंदर मिसरिप्रेजेंटेशन करती है और कॉस्ट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। यहां पर बात आती है, यहां पर बात आती है कॉस्ट ऑडिट की। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि जी कंपनी आप ऐसा नहीं कर सकते, यू आर वेरी चालाक ब्रो, आई नो। गवर्नमेंट कंपनी से बोलती है आप बहुत चालाक है, हम जानते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। हम एक इंडिपेंडेंट पर्सन लेकर आएंगे बाहर से, एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्वालिफाइड है, जो कि प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, जो सीएमए की डिग्री लेकर बैठा है, क्वालिफाइड पर्सन है, सीएमए इंस्टीट्यूट का मेंबर है, प्रैक्टिस करता है, किसी कंपनी के अंदर जॉब नहीं करता बल्कि खुद की फर्म ओपन करके प्रैक्टिस करता है। वो बंदा आपकी कंपनी को नहीं जानता, आपकी कंपनी से रिलेटेड नहीं है, टोटली इंडिपेंडेंट है। ऐसे व्यक्ति को हम कंपनी के अंदर लाएंगे और कंपनी के जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं, कंपनी बोल रही है ना कि मेरी टोटल इतनी कॉस्ट लगी, पूरे साल में जितनी कंपनी की कॉस्ट लगी उसका रिकॉर्ड बनाया हुआ होगा कंपनी ने, वो उस कॉस्ट रिकॉर्ड को चेक करेगा और चेक करेगा सच में कंपनी की कितनी कॉस्ट लगी है, क्या सच में उतनी ही कॉस्ट लगी है जितना कंपनी शो कर रही है।
इस बात की चेकिंग करी जाएगी, इसलिए कॉस्ट ऑडिट करी जाती है। तो कॉस्ट ऑडिट क्यों की जाती है? ताकि कोई कंपनी कहीं जबरदस्ती अपनी कॉस्ट को बढ़ा चढ़ा के ना दिखाए और टैक्स की चोरी ना कर ले, इसको बचाने के लिए कॉस्ट ऑडिट करी जाती है। अब कॉस्ट ऑडिट आखिर होता क्या है प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो एक बार की बात है, कैटरीना कैफ, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझाता हूं, एक मिनट वेट करें। देखिए बच्चों, एक बार की बात है, कैटरीना कैफ, मैंने आपको यह बताया कॉस्ट ऑडिट क्यों करी जाती है, यह तो आपको समझ में आया। इसलिए करी जाती है ताकि कोई भी पर्सन टैक्स की चोरी ना कर सके, जबरदस्ती अपनी कॉस्ट को बढ़ा चढ़ा के ना दिखा सके। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए कि भैया कंपनी के जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं वो सही है, वो सही इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्चुअली में कंपनी की इतनी कॉस्ट लगी है, इस बात के लिए कॉस्ट ऑडिट करी जाती है। अब क्या होती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो एक बार की बात है, कैटरीना कैफ और मैं मोहित बंसल, हम दोनों दोस्त थे और हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे सीएमए की। एक साथ में पढ़ाई कर रहे थे हम लोग सीएमए की। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब हम दोनों सीएमए क्वालिफाइड हो गए और हमारे पास में डिग्री आ गई। तो कैटरीना कैफ ने मेरे से बोला, मोहित अब हम क्या करेंगे? तो मैंने बोला देखो, अब हम सीएमए क्वालिफाइड हो चुके हैं, अब हमारे पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, या तो हम किसी कंपनी के अंदर जाकर जॉब करने लग जाएं, या तो हम किसी कंपनी के अंदर जाकर जॉब करने लग जाएं। तो हम सुबह 9 बजे उस कंपनी में जाया करेंगे और 5 बजे उस कंपनी से छूटा करेंगे। हमें बोला जाएगा होल टाइम इन एम्प्लॉयमेंट, सीएमए इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, मतलब पूरा का पूरा समय एम्प्लॉयमेंट में दे रहा है, एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम कर रहा है। और या फिर हम अगर चाहें तो हम किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जॉब ना करें, हम अपनी खुद की एक फर्म ओपन करने लग जाएं और जो कंपनीज अपने अकाउंट्स बनाती है हम उनकी ऑडिट करने लग जाएं। तो हमें बोला जाएगा प्रैक्टिसिंग सीएमए, सीएमए इन प्रैक्टिस। हम इनमें से कोई दो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या तो कंपनी में जॉब करें या खुद की फर्म ओपन कर लें। कैटरीना कैफ बोला मम्मी जो है वो बहुत ज्यादा अब दबाव डाल रही है, पिताजी दबाव डाल रहे हैं, मेरी तो थोड़े दिन में शादी हो जाएगी, मैं कोई अपनी फर्म ओपन करने वाली नहीं हूं, मैं तो एक कंपनी के अंदर जाकर जॉब करूंगी, मैंने तो रिलायंस कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। मैंने पूछा अब तेरा काम क्या है? बोला देखो तुम्हें पता है कि अब मैं होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में आ गई हूं, अब मैं सुबह 9 से 5 की नौकरी करा करूंगी रिलायंस कंपनी के अंदर। तो मेरा बेसिकली काम यह है कि कंपनी ने पूरी साल में जो ट्रांजैक्शन किए, उन ट्रांजैक्शन के अंदर जो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट से रिलेटेड है, जहां पर कंपनी की कॉस्ट लगी थी, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, इसको बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग करना, अकाउंट्स को मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना कि कंपनी ने की पूरे साल में कितनी कॉस्ट लगी। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रैक्टिसिंग फर्म ज्वाइन कर लूंगा, मैं अपनी खुद की एक प्रैक्टिस फर्म खोल लूंगा, मैं सीएमए इन प्रैक्टिस बन जाऊंगा और मैं कंपनीज के अंदर जाकर कंपनीज ने जो कॉस्ट अकाउंट्स बनाए हैं, कंपनीज ने जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उनकी ऑडिट करूंगा कि उनके अंदर सही इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके अंदर जबरदस्ती कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी हो। भाई तुम कंपनी की एम्प्लॉय हो, तुम कंपनी के अंदर कॉस्ट अकाउंट्स बना रही हो, कंपनी तुमको सैलरी देती है, तुमको पता है कि कंपनी के अंदर कॉस्ट कम लगी है, लेकिन कंपनी ने बोला कि कॉस्ट को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, तुम्हें सैलरी चाहिए तो तुम झूठ भी बोलोगी, कॉस्ट के अंदर बढ़ा चढ़ा के दिखा दोगी कॉस्ट को जबरदस्ती। इसीलिए एक प्रैक्टिसिंग सीएमए बाहर से आएगा और कॉस्ट ऑडिट करेगा कि आखिर सही से कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया गया कि नहीं किया गया। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तो अब जो हमारी नोरा दीदी हैं, उनको ये बात समझ में आ गई कि आखिर कॉस्ट ऑडिट क्या होती है और कॉस्ट ऑडिट क्यों करी जाती है। देखिएगा बच्चा, ये जो मैंने आपको बोला ये सेम बात यहां पे लिखी हुई है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है पूरे साल कॉस्ट रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हुए उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने को कॉस्ट अकाउंटिंग बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसकी हिस्ट्री बता दो। तो इसकी हिस्ट्री सुन लो मेरे प्यारे बच्चों बड़ी जल्दी से। स्टूडेंट्स एक बार हिस्ट्री सुन लो। देखो 1944 के अंदर ये इंस्टीट्यूट जो है कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, पहले इसको आईसीडब्ल्यूए बोला जाता था। ये कब स्टैब्लिश हुआ? सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ 1944 के अंदर। उस वक्त कंपनीज एक्ट 1913 चलता था, 1913, उसके अंदर ये आईसीडब्ल्यूए पहली बार स्टैब्लिश किया गया। फिर 1959 के अंदर इसका जो नाम है वो कर दिया गया कॉस्ट
इसका खुद का एक्ट बना दिया गया 1959 के अंदर, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट। क्लियर। 2012 के अंदर फिर ये जो इंस्टीट्यूट है इसका नाम कर दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, नाम चेंज हो गया था। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये कॉस्ट ऑडिट का जेनेसिस कैसे हुआ? क्या कॉस्ट ऑडिट हमेशा से थी इस दुनिया इंडिया के अंदर? क्या शुरुआत से कॉस्ट ऑडिट हुआ करती थी? तो देखिएगा बच्चों, बोला जाता है कि कॉस्ट ऑडिट इवन जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, जब इंडिया के ऊपर अंग्रेज शासन करते थे, अंग्रेजों के गुलाम था इंडिया, उस वक्त भी कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट था। बेसिकली होता कैसे था, जब प्री इंडिपेंडेंस मतलब हमारे अंग्रेज हमारे ऊपर वो करते थे, राज करते थे, उस वक्त भी कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट था। और जब हम आजाद हो गए 1947 में, उस वक्त भी कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट था। बेसिकली कैसे हुआ करता था, बोला सपोज करो कि गवर्नमेंट को कोई एयरपोर्ट बनाना है, या गवर्नमेंट को कोई हाईवे बनाना है, या गवर्नमेंट को कोई रोड बनाना है, या गवर्नमेंट को कोई रेलवे स्टेशन बनाना है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी कि टेंडर दे देती थी प्राइवेट कंपनीज को, जैसे टाटा को दे दिया, अडानी को दे दिया। अब ये लोग, और कंपनी पैसा कैसे देती थी? कंपनी बोलती थी कि आप ये हाईवे डेवलप कर दो, आप ये रोड डेवलप कर दो, आप ये रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट बना दो, और आपको पैसा कैसे मिलेगा? जितनी कॉस्ट लगेगी इसको बनाने में उतना पैसा तो हम देंगे, प्लस आपको उसके ऊपर कुछ शेयर, कुछ प्रॉफिट दिया जाएगा। तो कॉस्ट प्लस बेसिस पर पेमेंट किया जाता था। अब क्या होता था कि सपोज करिए गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि भैया जितनी कॉस्ट लगी ना उसके ऊपर हम आपको लेट से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए देंगे। तो अब सामने जो बना रहा है, अडानी, टाटा, जो भी बंदा बना रहा है, उसे लगता था कि यार पेमेंट तो हमको कम मिल रहा है, कैसे हम इस पेमेंट को अपने को बढ़ा सकें। तो क्या करते थे, वो जानबूझ के ना कॉस्ट को बढ़ा के दिखाते थे। कॉस्ट एक एयरपोर्ट को बनाने में लेट से लगी है 100 करोड़, वो दिखाते थे 500 करोड़ कॉस्ट लगी। तो अब 400 करोड़ तो यहीं पे कमा गए, प्लस जो उनको प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है वहां पर कमा ले जाते थे। गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि यार क्योंकि हम इनको ये जो भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं वो कॉस्ट प्लस बेसिस पे देते हैं, जबरदस्ती कॉस्ट बढ़ाकर दिखा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उस वक्त क्या किया, गवर्नमेंट ने फिर कॉस्ट ऑडिट कराना स्टार्ट कर दिया, ताकि कहीं पर ये पता लग जाए कि जो भी कॉस्ट के अंदर फ्रॉड हो रहा है वो डिटेक्ट हो जाए। अरे ये मेरी बात समझ में? ये तो कॉस्ट ऑडिट जो है वो कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है। क्वेश्चन आता है कि सर कॉस्ट ऑडिट की हिस्ट्री बताओ, कॉस्ट ऑडिट पहली बार कब कराई गई इंडिया के अंदर, फिर कैसे कैसे कॉस्ट ऑडिट धीरे धीरे इवॉल्व हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। 1965 के अंदर इंडिया के अंदर पहली बार कॉस्ट ऑडिट कराई गई थी। इंडिया के अंदर जो पहली बार कॉस्ट ऑडिट कराई गई थी प्यारे बच्चों, वो 1965 के अंदर कराई गई थी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, हालांकि ये मैराथन क्लास है, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्लास में तो हमने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, पता है आपको। बट एक बार एक क्वेश्चन आया था कि कॉस्ट ऑडिट जो है वो पहली बार 1965 में कराई गई थी। किस इंडस्ट्री के अंदर कॉस्ट ऑडिट सबसे पहले कराई गई थी? तो बच्चों सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर कॉस्ट ऑडिट सबसे पहले कराई गई थी। आप लोग इस बात को याद रख सकते हैं। क्लियर है? तो 1965 में पहली बार कराई गई थी। फिर 1965 से 2008 तक हुआ क्या था, इंडिया की गवर्नमेंट ने 44 इंडस्ट्रीज को बोला आप एक काम करिए, आप ना कॉस्ट ऑडिट कैसे बेहतर बन सकती है उसके लिए कुछ बेसिक्स बनाइए। तो 44 इंडस्ट्रीज जो थी उन्होंने कॉस्ट ऑडिट को करना स्टार्ट किया, ऑप्शनल थी उस टाइम पर, और उन्होंने कुछ बेसिक्स बनाए। 2008 के अंदर जो है वो एक एक्सपर्ट कमिटी भी सेट करी गई जिनका काम था कॉस्ट ऑडिट के ऊपर कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करना। 2009 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि इस तरीके से कॉस्ट ऑडिट इंडिया में करी जा सकती है, और 2011 से कंपनीज के अंदर उसको मैंडेटरी दे दिया गया कि भैया अब कंपलसरी है, इंडिया की कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करनी पड़ेगी। और 2014 के अंदर नए रूल्स भी बना दिए गए जिनको हम आज भी पढ़ते हैं, न्यू कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल 2014, जो कंपनीज एक्ट 2013 का पार्ट है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात एक एक करके पूरी समझ में आ गई। सर क्या अभी तक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, नॉर्मल क्लास में अपन ने वो कंप्लीट करे हुए हैं। देखें अब नेक्स्ट बात आती है कि सर कॉस्ट ऑडिट कैसे होती है। बड़े ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग सीएमए ही कॉस्ट ऑडिट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसको मार्क कर लीजिए, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिसिंग सीएमए, मतलब वो बंदा जो सीएमए क्वालिफाइड है और किसी कंपनी के अंदर एज सीएमए जॉब नहीं करता बल्कि अपनी फर्म खोल के प्रैक्टिस करता है, वही कॉस्ट ऑडिट कर सकता है।
अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या हर कंपनी को अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं? क्या हर कंपनी को पूरे साल में जितने ट्रांजैक्शन हुए कॉस्ट से रिलेटेड इस बात का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है? हर कंपनी को नहीं करना पड़ता, सिर्फ उसी कंपनी को करना पड़ता है जिसके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उस जिस कंपनी का टर्नओवर जो है, जिस कंपनी का एग्रीगेट टर्नओवर कम से कम 35 करोड़ या उससे ज्यादा है। आ रही है मेरी बात समझ में? अगर आप अगर कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 35, और ये एग्रीगेट है, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी 10 प्रोडक्ट बेचती है तो हम ये देखेंगे कि भैया हर प्रोडक्ट से 35 करोड़ नहीं, ओवरऑल मिलाकर अगर कंपनी का टोटल टर्नओवर 35 करोड़ से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो बोला जाएगा कि ये कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कौन सी वाली कंपनीज के लिए बोल रहे हो आप? वो कंपनीज जो सेक्टर ए के अंदर काम करती हैं, रेगुलेटेड सेक्टर में, या अनरेगुलेटेड सेक्टर में काम करती हैं, टाइप बी सेक्टर में? मैं बोल रहा हूं चाहे से कोई कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर में काम करती है या अनरेगुलेटेड सेक्टर में काम करती है, टाइप ए सेक्टर में काम करती है या टाइप बी सेक्टर में, कहीं भी कोई भी काम करती है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एक सिंपल कंडीशन है, अगर कंपनी के प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो उसको कॉस्ट ऑडिट करनी पड़ेगी। अगर नहीं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, अगर नहीं है तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन सर कौन से फॉर्म के अंदर किए जाते हैं? CRA 1 के फॉर्मेट में किए जाते हैं। सर आपने बोला कि चाहे से रेगुलेटेड सेक्टर है चाहे से अनरेगुलेटेड सेक्टर है। सर रेगुलेटेड सेक्टर कंपनीज कौन सी होती हैं? देखिए, अगर कोई कंपनी इन 6 में से किसी भी बिजनेस के अंदर काम कर रही है तो वो रेगुलेटेड सेक्टर आता है। एक्चुअली में क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ हमारा, तो उस वक्त जो अंग्रेज थे वो सब कुछ लूट कर ले गए थे, और हमारी जो इकोनॉमी थी उसको क्लोज्ड इकोनॉमी कर दिया था उस वक्त की गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट बोली कि अब बाहर से कोई भी बंदा इंडिया में बिजनेस करने नहीं आ सकता, इंडिया का कोई भी बंदा बाहर बिजनेस करने नहीं जा सकता, क्योंकि अंग्रेज जब पहली बार आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे, तब वो यही बोलकर आए थे कि हम इंडिया में बिजनेस करेंगे, और फिर उन्होंने हमको कंट्रोल कर लिया, अपना गुलाम बना लिया। इसलिए अब क्लोज्ड इकोनॉमी है, ना इंडिया का बंदा बाहर जाएगा ना बाहर का बंदा इंडिया में बिजनेस करने के लिए आएगा। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब हुआ क्या था प्यारे बच्चों, कि जब देश आजाद हुआ तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो ये काम जो है वो इस इंडिया के अंदर कोई भी कर सकता है, और उनके लिए कुछ रूल्स हैं वो फॉलो कर लेना। लेकिन 6 ऐसे काम थे जो गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो काम है उनको बेसिकली हम ही करेंगे, या कोई दूसरा बंदा कर रहा है तो इनके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा। वो 6 कौन से काम है? उनको हम रेगुलेटेड सेक्टर, टाइप ए सेक्टर बोलते हैं। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन, शुगर एंड फर्टिलाइजर। इसीलिए आप देखोगे आज जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो गवर्नमेंट तय करती है कितनी यूनिट होगी, और गांव में सस्ती होगी, कॉर्पोरेट्स में ज्यादा होगी। पेट्रोलियम गवर्नमेंट के अंडर आता है। मेडिसिन, उसके स्टैंडर्ड्स बने हुए, हर कोई दवाई नहीं बना सकता, बहुत बड़ा लाइसेंस लेना पड़ता है, और गवर्नमेंट हमेशा नजर गड़ाए रखती है कि दवाइयां जो हैं वो कैसे सही स्टैंडर्ड्स की हैं कि नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट जब चाहती है अब ट्राई को बोलकर और प्राइसेस को कम करवा देती है। अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था। पहले क्या हो रहा था, मान के चलिए गांव के अंदर ना ऐसे लोग हैं जो आज भी कीपैड वाले मोबाइल रखते हैं और इंटरनेट यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको रिचार्ज कराना पड़ता था जिसमें टॉक टाइम प्लस इंटरनेट दोनों आते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि क्यों जबरदस्ती आप इंटरनेट का पैसा ले रहे हो इनसे, इसलिए अब आप अलग कर दोगे कि जो बंदा टॉक टाइम कराना चाहता है वो सिर्फ टॉक टाइम कराएगा, सिम बंद नहीं होगी उसकी। तो ये 6 सेक्टर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। इसको क्लास में याद करने के लिए हमने अपने रेगुलर कोर्स के अंदर मैंने आपको एक हिंट भी दिया था, अगर आपको याद हो। इसके अलावा बाकी जितने सेक्टर हैं वो सबके सब अनरेगुलेटेड सेक्टर माने जाते हैं। स्टूडेंट बोलता है सर समझ में आ गया, मेरे को समझ में आ गया कॉस्ट ऑडिट क्या होती है, मेरे को समझ में आ गया कॉस्ट ऑडिट क्यों होती है, मेरे को समझ में आ गया किस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, मुझे इंस्टीट्यूट जो है CMA इंस्टीट्यूट उसकी हिस्ट्री पता चल गई, मुझे कॉस्ट ऑडिट की हिस्ट्री पता चल गई, कॉस्ट ऑडिट का जेनेसिस इवोल्यूशन मेरे को पता चल गया। मेरे को पता चल गया कॉस्ट ऑडिट पहली बार 1965 में सीमेंट इंडस्ट्री के लिए हुई थी। मुझे पता चल गया कि वो कंपनी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 35 करोड़ से उससे ज्यादा है तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। यहां तक कि एक एक चीज जो है मेरे को क्लियर हो गई है। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है सर, सपोज करिए कि एक कंपनी का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर 35 करोड़ से, आप बोल रहे हो कि उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, उसने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर लिए, क्या अब उसकी कॉस्ट ऑडिट होना भी कंपलसरी है? नहीं, कॉस्ट ऑडिट के लिए अलग कंडीशन है।
और कॉस्ट ऑडिट के लिए वो कंपनीज जो रेगुलेटेड सेक्टर में काम करती हैं, टाइप ए सेक्टर में, उनकी कंडीशन अलग है। अनरेगुलेटेड सेक्टर टाइप बी वाली कंपनीज की कंडीशंस अलग है। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो कॉस्ट ऑडिट करी जाएगी, अदरवाइज कॉस्ट ऑडिट नहीं करी जाएगी। दैट मींस कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का कंडीशन अलग है, कॉस्ट ऑडिट का कंडीशन अलग है। अब कॉस्ट ऑडिट का कंडीशन क्या है? अगर कोई कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर टाइप ए सेक्टर में काम करती है, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ है प्लस इंडिविजुअल प्रोडक्ट से टर्नओवर कम से कम 25 करोड़ है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और अगर अनरेगुलेटेड सेक्टर में टाइप बी सेक्टर में काम करते हो तो फिर उस केस में टोटल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ है लेकिन इंडिविजुअल प्रोडक्ट से टर्नओवर 35 करोड़ से, तो फिर उस केस में आपकी ऑडिट करी जाती है। मैंने जब अपन लोगों ने इसको नॉर्मल क्लास के अंदर पढ़ा था तो याद होगा मैंने काफी सारे एग्जांपल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके लिए सॉल्व करवाए थे। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई। क्वेश्चन फिर दोबारा से आता है, कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो है वही कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। सर सपोज करिए अगर किसी कंपनी के अंदर एक बंदे को इंटरनल ऑडिटर की तरह अपॉइंट किया, क्या सेम बंदे को कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट? जी नहीं, कॉस्ट ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। उसकी हम क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन भी चैप्टर 3 के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई। सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कॉस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कॉस्ट ऑडिट के, एक होता है जनरल ऑब्जेक्टिव और एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है आप समझिएगा। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है, नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी कंपनी जब अपने अकाउंट्स पब्लिश करती है, जब कंपनी अपने बैलेंस शीट को पब्लिश करती है, पी एंड एल को पब्लिश करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को मार्केट में पब्लिश करती है, तो पब्लिक बैठी हुई होती है और वो सोचती है यार मैं किस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूं। तो फिर बोलती है कि यार अगर मेरे पास में कंपनीज के डेटा आ जाए, पी एंड एल बैलेंस शीट आ जाए, तो मैं उसमें पढ़ लूंगी कि कौन सी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है और जो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है उसमें इन्वेस्ट कर दूंगी। लेकिन अब वहां पे टेंशन आ जाती है। बोले यार कंपनी ने अपने खुद के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश किए हैं, क्या गारंटी है कि उनके अंदर सही इंफॉर्मेशन दी है? कंपनी ने अपने अकाउंट्स में लिख दिया कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में चल रही है और इतने करोड़ रुपए के प्रॉफिट में, और एक्चुअली में वो लॉस में चल रही है कंपनी, लेकिन अकाउंट्स में लिख दिया उसने कि वो प्रॉफिट में चल रही है। अब वो अकाउंट्स पब्लिक के पास आए, पब्लिक ने भरोसा करके कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, बाद में पता चला यार माजरा ही कुछ और है, कंपनी तो झूठ बोल रही थी। इसीलिए जो पब्लिक होती है ना, वो कंपनी ने खुद ने अपने अकाउंट्स मार्केट में पब्लिश किए, पब्लिक उनके ऊपर इतना भरोसा नहीं करती जितना भरोसा पब्लिक ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर करती है। क्योंकि वो ये मानती है कि यार देखो कंपनी ने तो अपने अकाउंट्स को बना लिया था, अब ऑडिटर बाहर से आया एक इंडिपेंडेंट आदमी, और उस इंडिपेंडेंट आदमी ने कंपनी के अकाउंट्स को सही से चेक किया, ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करके चेक किया। और क्योंकि ऑडिटर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा उसके अंदर एक एक बात एकदम सच आएगी। अगर कंपनी ने कहीं गलत किया है तो वो ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा कंपनी ने गलत किया है, अगर कंपनी ने सही किया है वो ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा सही किया है। पब्लिक उतना भरोसा खुद कंपनी के अकाउंट्स के ऊपर नहीं करती जितना भरोसा पब्लिक कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट पे करती है। तो कॉस्ट ऑडिट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कॉस्ट ऑडिटर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और कॉस्ट ऑडिट का ये ऑब्जेक्टिव बनता है सोशल ऑडिट, कि वो पब्लिक जो तुम्हारे कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके ऊपर वो अपने लाखों करोड़ों रुपए किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देगी, तुम्हारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम्हारे एथिक्स से होने चाहिए कि तुम्हारी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एकदम ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ये तो हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा कि कंपनी के अंदर सही तो कॉस्ट बताई गई है नहीं, कंपनी के फिनिश्ड प्रोडक्ट की कॉस्ट को देखना, रॉ मटेरियल की। आज फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं एक कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑडिट करने गया, लेट सपोज वो कंपनी जो है वो ये फोन मैन्युफैक्चर करती है, क्लियर है ये चीज यहां तक। अब अगर मैं सपोज करिए कि मैं इस कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑडिट करने गया, मैंने पूछा कि ये फोन मैन्युफैक्चर कितने का हुआ, कॉस्ट कितनी लगी, उन्होंने बोला कि भैया इसको बनाने में कॉस्ट लगी हमारी लेट सपोज 100 रुपए। मैंने बोला 100 रुपए कैसे लगी? बोला 10 रुपए तो हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट लगा, 10 रुपए लेबर का कॉस्ट लगा, 10 रुपए हमारे बिजली का खर्चा आ गया, 10 रुपए हमारा पैकिंग मटेरियल कॉस्ट आ गया, है ना, 10 रुपए हमने जहां पर जो प्रॉपर्टी रेंट पे ली है वो कॉस्ट आ गया। तो अब उन सब एक एक चीज की कॉस्ट ऑडिट करी जाएगी, क्या सच में 10 रुपए की रॉ मटेरियल कॉस्ट लगी थी कि नहीं लगी थी। उसको बोला जाता है जनरल ऑब्जेक्टिव, जिसका मेन इंटेंशन होता है कि जो एरर है कंपनी के अंदर या जो फ्रॉड है उसका पता लग जाए।
हमें कंपनी के हर एक कॉस्ट, यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं, सेंटर की कॉस्ट निकालते हैं, सभी गुड्स सर्विसेज की कॉस्ट को वहां पर जाकर ऑडिट करते हैं। ये जनरल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, ये सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है। यहां तक की बात मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों आप लोगों को एकदम समझ में आती होगी। क्लियर है ये चीज यहां तक? देखो आप लोगों के पास में अगर बुक्स है तो आप लोग देखोगे, मैंने आप लोगों को ये अपने, हालांकि हमने जब क्लास में पढ़ा था तब तो मैंने बता दिया था आपको, ये कॉस्ट ऑडिटर की कुछ क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है। अभी हम उसे चैप्टर 1 में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनको हम बहुत डिटेल में चैप्टर 3 के अंदर पढ़ेंगे, तो वहां पे एक साथ में सब कुछ कवर करेंगे। अभी जो आप लोगों को चैप्टर 1 के अंदर एक टॉपिक पढ़ने का है वो है कॉस्ट ऑडिट का स्कोप। तो कॉस्ट ऑडिट का स्कोप क्या होता है? मैंने क्या बोला था, स्कोप बहुत वाइडर है। देखो आप कॉस्ट ऑडिट जब करने के लिए जाते हो ना, तो आप बहुत सारी चीजों की कॉस्ट ऑडिट करते हो। मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट। जब कॉस्ट ऑडिट करने जाते हैं ना, तो हम प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट ऑडिट करते हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऑडिट करते हैं, इन्वेंट्री की कॉस्ट ऑडिट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ऑडिट करते हैं, देन डीमिनलाइज वाटर की कॉस्ट ऑडिट करते हैं, स्टीम की कॉस्ट ऑडिट करते हैं, स्टोर स्पेयर्स की कॉस्ट ऑडिट करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे खर्चे लगते हैं। एम्प्लॉय का टोटल कितना खर्चा हुआ, उस प्रोडक्ट पे इंश्योरेंस का कितना खर्चा हुआ, उस प्रोडक्ट पे कितना डेप्रिसिएशन कॉस्ट लग गया, कितना ओवरहेड कॉस्ट है, कितना पैकिंग का कॉस्ट है, कितना सेलिंग मार्केटिंग का कॉस्ट है, कितनी, इन सभी चीजों की कॉस्ट ऑडिट करी जाती है। तो कॉस्ट ऑडिट का स्कोप जो होता है प्यारे बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा वाइडर होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? यहां पर हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है ये चीज? चैप्टर 1 के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। ऑल तो जब हमने रेगुलर क्लास करी थी तो आपको ध्यान होगा हम लोगों ने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में करे थे और एमसीक्यूज भी साथ में करे थे। मैराथन क्लास में भी वो सब चीज नहीं कर पाएंगे, बट कॉन्सेप्ट हमारा चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर 2 के ऊपर।